जय हिंद बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान, इसी का पार्ट अर्थशास्त्र। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है निर्धनता। निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता आप सभी जानते होंगे। निर्धन मीन्स गरीब, गरीबी के कारण। तो गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है, आज इस लेसन में हम यही पढ़ाएंगे। और गरीबी मतलब पहले से ही हमारे देश में गरीबी जो है वो अभी तक भी क्यों नहीं दूर हो पा रही है, क्या कारण है, इस लेसन में हमें सब ये मिलेगा। तो मैं इसका आपको परिचय करा दूं पहले थोड़ा सा, कि दैनिक जीवन में जो हमारे हर रोज हम देखते हैं, हमारे जीवन में हम ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखते हैं, हम हर रोज जो देखते हैं हमारे आसपास के जो हैं अनेक व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर नहीं पाते। जो हमारी अपनी रोज की आवश्यकताएं हैं वो भी पूरा नहीं कर पाते। इनमें वे कौन कैसे मतलब किस तरह के व्यक्ति हैं? इनमें भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, और कृषि श्रमिक, दैनिक मजदूर, निर्माण कार्य, ईंट भट्टों और घरों में काम करने वाली महिलाएं, बाल श्रमिक आदि सभी वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं। कहने का मतलब है जिसके पास कुछ भी साधन ऐसा नहीं है तो वो गरीबी का सामना उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। बाल श्रमिक आदि सभी वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं, जैसे सड़क, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले, लावारिस बच्चे, अपंग, जो अपाहिज हैं, और बड़े शहरों के फुटपाथ पर जो फुटपाथ पर सोने वाले, रिक्शा चालक, ठेला चालक, चाय की दुकानों पर, ढाबों पर जो काम करते हैं छोटे छोटे बच्चे वो, और कूड़ेदान से पुरानी वस्तुएं चुनती महिलाएं। जैसे आपने देखा होगा, जिसे बोलते हैं ना कि वो सुबह सुबह आ जाते हैं अपना वो बोरा सा लेकर, और वो पन्नियाँ चुगना या कुछ और वैसी वस्तुएं चुनना, तो वो इकट्ठा कर कर उनको बीनकर उनको इकट्ठा करके ले जाते हैं और वहाँ उनको सप्लाई करते हैं फिर आगे। तो पुरानी वस्तुएं चुनती है महिलाएं। ये दृश्य हमारे लिए बहुत सामान्य है, ये हम हर रोज़ देखते हैं इन चीज़ों, ऐसे व्यक्तियों को जो इनसे हर रोज़ उनको सामना करना पड़ता है। रिक्शा चालक है, फुटपाथ पर उनके घर नहीं है या कुछ और परेशानी है तो वो वहीं पर उस पर ही सो जाते हैं, फिर सुबह अपना जगे और अपना फिर काम पे लग गए। तो भारत में सबसे अधिक, हमारे भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, जो इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हैं हमारे सामने, मैं अभी बता रही हूँ आपको कि दो कौन कौन से मामले हैं निर्धनता के। नंबर 1 गरीबी के जो हैं वो दो विशिष्ट मामले हैं। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 शहरी निर्धनता, और नंबर 2 ग्रामीण निर्धनता। तो देखिए, शहरी निर्धनता किसी भी व्यक्ति के ऊपर ले लेते हैं कि शहरों में किस तरह की गरीबी है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम लेकर चलते हैं कहानी के तौर पर कि रामशरण नाम का एक व्यक्ति एक पास के ही जहाँ आटा मिल है वहाँ पे नौकरी करता है। वो दैनिक वो हर रोज़ वहाँ पर कार्य करने जाता है और जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा पाता है। कितने रुपये? 1500 रुपये। और उसका जो परिवार है वो 6 सदस्यों का परिवार है। और जो रामशरण है वो शहर के बाहरी क्षेत्र में जहाँ भीड़ भड़ाका वाली बस्ती है उसमें रहता है और वो भी उसका रहने का खुद का मकान नहीं है, वहाँ पे भी वो किराए के एक कमरे में रहता है। और सदस्य कितने उसके परिवार में? 6। और उनकी पत्नी और 6 महीने से यानी कि 6 महीने का सबसे छोटा बच्चा जो है वो 6 माह और सबसे बड़ा 12 वर्ष का। तो उनके 4 बच्चे हैं और उनकी पत्नी भी घरों में जो काम करने जाती है वो इस तरह का काम करती है और वो पूरे महीने में कितना रुपया कमा पाती होंगी? जब आदमी व्यक्ति ही जो रामशरण नाम का आदमी है वो ही 1500 रुपये कमा पाता है पूरा महीना काम करके, तो उनकी पत्नी घरों में काम करने जाती है और वो मुश्किल से 800 रुपये कमा पाती है। कितने रुपये? 800। तो 1500 और 800 कितना हो गया टोटल? 2300 रुपये। इसमें क्या परिवार का खर्चा चल पाता है? गरीबी दूर नहीं होगी इतने से पैसे से, उसमें तो खाने पीने की भी उनको परेशानी उठानी पड़ती है। तो छोटा जो बच्चा है उसका जो 10 साल का जो बच्चा है वो पास के ही थोड़ा बहुत वो भी कमाने के लिए सोचता है कि चलो मैं भी कुछ कर लूँ तो कुछ काम चली जाएगा। तो वो भी 300 रुपये की मजदूरी पर मतलब पूरे महीने में 5-10 रुपये ऐसे कमाए करके तो उसे मुश्किल से 300 रुपये के करीब पड़ते थे। कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे वो कहीं स्कूल में नहीं जा सके और कहीं कुछ वैसा कर नहीं पाते और वो 1500 रुपये में और थोड़ा बहुत उन्हें अपने माता पिता के लिए भी खर्चा उसमें से निकालना पड़ता था और अपने बच्चों का भी करना पड़ता था। तो वो परेशान थे और उन्होंने जो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन इसलिए नहीं दिला पाए कि उनकी फ़ीस कहाँ से भरेंगे, उनकी किताब कॉपी उनके कपड़े वो सब नहीं कर पाते थे। सब बीमारी भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ते, तो उसका भी इलाज कराने के लिए उनको बहुत बड़ी परेशानी होती थी। कपड़े भी उनको जब मिलते थे जब बिल्कुल ही 1-2 साल में जब कपड़े वो पूरे अच्छे फट जाते थे तब दूसरे कपड़े उनको मिलते थे, तभी बनाने की कोशिश करते थे, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे पास अच्छे कपड़े हैं और हम फिर भी बनाते रहें। तो हर चीज़ की पूर्ति के लिए उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ता था। तो और जूते नंगे पैर घूमना, बच्चों को समय पर कपड़े नहीं मिलना, अच्छे से खाना नहीं मिलना, तो उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य था वो भी अच्छे से नहीं होता, वो भी स्वस्थ नहीं रहते। तो ये देखिए ये गरीबी कहाँ की बताई मैंने आपको? शहरी निर्धनता। जब वो शहर में रह रहा है और एक कमरे में रह रहा है, इतने बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है उसका, अपने माता पिता को भी करता है, खुद भी हैं, तो वो सबका उनका खर्चा नहीं उठा पाता और न ही बच्चों को पढ़ाने किसी स्कूल में वो भेजता। अब आती बात ग्रामीण निर्धनता। गांव के जो है, गांव में निर्धनता कैसे है? गांव के गरीबी गांव में जो व्यक्ति हैं वो गरीब क्यों हैं? तो एक लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास ही एक, वो लखा सिंह नहीं जो अच्छे अच्छे वो भजन वो गाते हैं, उसको तो बहुत पैसा मिलता है। लखा सिंह एक गरीब व्यक्ति है, वो गांव का ही रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, यानी कि उसके पास किसी भी तरह का कोई कमाने का साधन नहीं है, ज़मीन नहीं है, कोई वैसा काम नहीं है कि जिस पर वो अपना कमाई निकाल सके, उसको अच्छी कमाई हो सके। तो वह बड़े किसानों के यहाँ छोटे मोटे काम पर जाता है और उस पूरे दिन भर वहाँ पे काम करने के बाद उसे पूरे दिन की मेहनत का उसे कितना रुपया मिलता है? 50 रुपया। तो 50 रुपये के हिसाब से वही 5-15 वही हिसाब पड़ता है इतने। तो 50 रुपये में रोज़ का अगर वो 50 रुपये कमा कर ला रहा है और उसका अपना परिवार है तो वो खर्च कैसे निकालेगा? तो खेतों पर पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे थोड़ा बहुत गेहूं मिल गया या खाने पीने के लिए कोई चीज़ मिल गई, किसान लोग जो दे देते हैं वो मिल जाती थी। और उसका परिवार था 8 सदस्यों का, उसका जो बड़ा परिवार था
ऊपर मैंने अभी शहरी में बताया था 6 का था, और यहाँ पे गांव में जो था वो गांव का वो 8 सदस्यों का परिवार था। वो हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। कहाँ जुटा पाएगा 8 व्यक्तियों के परिवार का। वह एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। शहरी वाला जो था वो एक किराए का कमरा ले रखा था, वो उसमें रह रहा था, और जो गांव का है वो एक झोपड़ी डालकर रह रहा था, उसमें अपने परिवार को उसी में रख रहा था। और उसके परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों पर चारा काटने या खेतों पर काम करने जाती थी। खेतों से लकड़ी बीन कर लाना, जिससे लकड़ियों में खाना बना सके। तो वो खाना बनाने के लिए भी उसको पूरे खेतों से लकड़ी मिलती थी, और वहीं से ही वो जब काम करती थी, ऐसा नहीं था कि उसके घर में इतना ईंधन रखा हो वो अपने 2 टाइम का खाना उसमें बना सके। तो उसके पिता की वे उनके जो पिताजी थे वो भी बीमार थे, और बीमारी में इलाज न होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी माता भी, जो बीमारी उनके पिता को थी तपेदिक की बीमारी थी, और उसी बीमारी से ग्रस्त उनकी माता भी थी, उनका भी इलाज अच्छे से वो नहीं करा पाए। तो वे भी बीमार थी। तो कुछ दिन धीरे धीरे उनका जो जीवन था वो क्षीण होता चला गया। वो कमज़ोर, मतलब जब उन्हें ताकत की कोई चीज़ नहीं मिली खाने की, और इलाज नहीं हुआ, और वो अपने परिवार का सही से पालन पोषण नहीं कर पाया, तो उन्हें अपना जीवन दुर्लभ ऐसे लगने लगा कि इससे तो जीना ही बेकार है, कि हमारा जो परिवार है वो ढंग से खा पी भी नहीं सकते, हम अपने माता पिता की सेवा भी नहीं कर सकते। तो परेशान थे, क्योंकि वो गांव में किसी दिन, जरूरी नहीं है कि किसानों के यहाँ रोज ही काम मिले, उसे रोज ही मजदूरी मिले। तो ये है हमारी गांव की निर्धनता, क्योंकि वो बाहर जाने के लिए वो समर्थ नहीं थे कि जो बाहर जाकर वो पैसा कमा सके, या थोड़ी बहुत उन्होंने शिक्षा ली हो, कहीं भी वो पढ़े हो, एक भी क्लास वो पढ़े नहीं थे। इसी कारण वे अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाए, गरीबी के कारण। ये सब हमारा निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले, ग्रामीण और शहरी, पहले टॉपिक पर था। अब नंबर 2 आता है सामाजिक विज्ञानों की दृष्टि में निर्धनता। सामाजिक वैज्ञानिक तो देखिए, निर्धनता अथवा गरीबी के अनेक रूप हैं, क्योंकि समाजशास्त्रियों ने इस पर कई बार दृष्टियों से विचार किया है कि इस कि आय, यानी कि जब हमारी कमाई नहीं होगी तो हम उसमें आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो आय एवं उपभोग के स्तर को निर्धनता का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। अब निर्धनता को कई अन्य सामाजिक एवं जातिगत विशेषताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। शिक्षा का स्तर, अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा का स्तर, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और शुद्ध पेयजल, रोजगार के उपलब्ध अवसर आदि निर्धनता के अन्य प्रमुख सूचक हैं। नंबर 3 आता है निर्धनता के अनुमान। देखिए, निर्धनता का हम अनुमान कैसे लगाते हैं, कैसे हमें पता लगता है। जैसे आपने देखा होगा अपने गांव में ही जब जनगणना होती है तो हर परिवार की उसमें काउंटिंग होती है। उसमें देखा जाता है कि कितना बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है। इस परिवार में ये परिवार जो शिक्षित है या सरकारी जॉब पर है या अच्छे किसी और
बिजनेस में लगे हुए हैं, किसी काम पर जाते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उसमें सब रिकॉर्ड लिखा जाता है कि कितने सदस्य हैं और क्या इनका, कितनी ये कमाई करते हैं, कितना इनका खर्च होता है, तो सारा उसमें लिखा होता है। तो जब अनुमान लगाया जाता है कि इस गांव में इतने व्यक्ति गरीबी रेखा में हैं और इतने व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे, जिसे बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा राशन कार्ड जब बनता है तो गरीबी का और गरीबी रेखा से नीचे वालों को बोलते हैं बीपीएल कार्ड बनवाते हैं। वो बीपीएल में यानी कि उन्हें सब चीज़ सरकार के द्वारा, अनाज भी ज़्यादा मिलता है, अनाज दाल चीनी जो भी है उसमें उनको फ़ायदा होता है, और किसी कार्य में भी वो गवर्नमेंट से हेल्प मिल जाती है उनको। तो ये अनुमान लगाया जाता है और वो सारा रिकॉर्ड लिखा जाता है, उसमें पता होता है कि हमारे गांव में कितने अमीर लोग हैं, मतलब अच्छे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और कितने गरीब हैं, कितने गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये सारा आंकड़ा लगाकर उसमें लिखा जाता है और उसका पता लग जाता है कि हमारा गांव कितना शिक्षित है, कितना अशिक्षित है, क्या इस गांव में करना होता है, और वहाँ के प्रधान उस चीज़ की निगरानी प्रधान के अंडर में होता है, वो सारा उसका काम कराना। तो निर्धनता का अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर अनुमान नहीं लगाएंगे, पता नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का पता नहीं लगेगा कि इस गांव में कितने व्यक्ति हैं, इस देश में, भारत यानी कि अपने शहर में, देश में, तो हर चीज़ का इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें आगे बढ़ने की, हमें उसमें सफलता मिलेगी, तभी हम कुछ उसमें से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे। फोर्थ पॉइंट है असुरक्षित समूह। अब मैं सारे ही लिख देती हूँ। फोर्थ नंबर पर आता है असुरक्षित समूह। और 5 है अंतर्राज्यीय असमानताएं। असमानताएं 6 है वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। और 7 नंबर पर है निर्धनता के कारण। निर्धनता उपयोगी। 8 नंबर पर है निर्धनता निर्धनता निरोधी उपाय। और 9 नंबर पर है भावी चुनौतियाँ।
तो देखिए पहले मैंने आपको बताई थी कि दो विशिष्ट मामले जो शहरी और ग्रामीण, और उसके बाद सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, और थर्ड आता है हमारा निर्धनता के अनुमान बता दिया आपको। अब असुरक्षित समूह, फोर्थ नंबर पे था हमारा असुरक्षित समूह। भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो हमारे देश में है वो सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में वो एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। कौन कौन सी जाति बताई? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इस प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया था ग्रामीण और शहरी में, ग्रामीण कृषि श्रमिक और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं जिसका हर रोज का वर्क नहीं है। अनियमित समय से मतलब कभी मिल गया और कभी नहीं मिला। और 5वें नंबर पर आता है हमारा अंतर्राज्यीय असमानताएं। भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का जो अनुपात एक समान नहीं है। निर्धनता में कमी कैसे आई? गरीबी, हमारा जो गरीब देश हुआ वो गरीब, हमारे देश में जो गरीब लोग हैं इतने अधिक, वो पहले से ही है। पहले से क्यों है? क्योंकि पहले हमारे देश में जो था ब्रिटिश राज्य था, अंग्रेजों का राज्य था, और वो हमारे भारतीयों को आगे बढ़ने नहीं देते थे। तो निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वैसे तो सभी में एक जैसी नहीं है, हर राज्य में अलग अलग है। और वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात 22% रहा। कितना रहा? 22%। कौन से सन में? 11-12 में। और कुछ अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार व ओडिशा में निर्धनता के अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है। अब आते हैं हम 6 नंबर पर, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों का अनुपात वर्ष 1990 में 90 के कितने गिरकर हो गई थी? 35% से गिरकर वर्ष 2013 में 10.68 यानी कि 10.68% हो गया। और वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई, लेकिन इसमें वृहत क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब 7 नंबर पर आता है निर्धनता के कारण। कारण क्या है? भारत में निर्धनता की समस्या बहुत गंभीर है। ब्रिटिश औपनिवेशिक, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले टॉपिक में बताया था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर होना, और उसका मुख्य कारण क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो हमारे भारतीय लोगों को किसी भी कार्य में आगे बढ़ने से वे रोक देते थे, आगे बढ़ने नहीं देते थे। उन्हें ये लग रहा था कि कभी भारतीय आगे बढ़ जाएं और हमें उन्हें जो यहाँ से जाना पड़े, ये तो उन्हें लग ही रहा था। पर वो अपने आप को ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर, अपने ब्रिटिश वालों को ही ऊंचाइयों पर पहुँचाते थे। तो उन्हीं के कारण औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के पारंपरिक जो हाथों का काम करते थे, हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित कर दिया। और विकास की जो विकास करने की वो थी, वो दर धीमी पड़ती चली गई।
1980 तक ये जारी रहा। कब तक रहा? 1980 तक, क्योंकि जब पहले इतने शिक्षित भी नहीं थे, अच्छा कमाई नहीं थी, अच्छे वे पढ़ाई लिखाई कर वो अच्छे पोस्ट पर भी नहीं थे, कोई उद्योग धंधे ऐसे बढ़ाने में उन्हें दिक्कत थी, तो ये कब तक चलता रहा? 1980 तक। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय में वृद्धि जो उनकी कम होती चली गई, वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। जनसंख्या तो बढ़ती चली गई, लेकिन कमाने के साधन नहीं थे। तो इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और आर्थिक प्रगति बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों निर्धनता के कारण बने। जनसंख्या बढ़ती चली गई और उनकी जनसंख्या जैसे बढ़ती गई उनके लिए इतनी फैसिलिटी नहीं हुई, तो ये गरीबी का कारण रहा। 8वें नंबर पर आता है निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता को दूर करने के उपाय हमारी सरकार ने बहुत कुछ सारी योजनाएं शुरू करी कि जिससे गरीबी ना रहे और लोगों को काम मिले। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। ऐसी बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं कि जिससे हमारे देश में जो व्यक्ति गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको लाभ हो सके। जैसे कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, तो राज्य रोजगार गारंटी कोष में उसकी स्थापना कौन से सन में हुई? 2004 में। राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना का प्रावधान करेगी और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया उसको, तो वह दैनिक रोजगार भत्ते, दैनिक जो उनका रोज का जो उनका वेतन मिलने वाला है, तो उसका बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा, उसको वो उस पर ये उसका अधिकार होगा मांगने का। और एक महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। कितने जिलों में? 150 जिलों में। ऐसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ वर्ष 1999 में किया गया और प्रधानमंत्री ग्रामोदय वो योजना जो है वो 2000 में आरंभ। तो अलग अलग सन में देखो कितनी सारी योजनाएं शुरू की है कि जिससे हर व्यक्ति को इसका लाभ हो सके, हर व्यक्ति उसमें काम करने में सक्षम हो सके और उनको फायदा, और हमारा देश शिक्षित होगा, हमारे देश के व्यक्ति शिक्षित होंगे तो आगे तरक्की कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा भावी चुनौतियां। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है कि इसमें निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। आने वाले समय में जब हर व्यक्ति शिक्षित, हर परिवार अपने बच्चों को आगे पढ़ाने की कोशिश करेगा और आगे शिक्षित होंगे तो वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले 10-15 सालों में और ज़्यादा प्रगति होगी और तरक्की होगी। और उच्च आर्थिक समृद्धि, सर्वजनीय निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण को, यानी कि जब आगे उन व्यक्ति को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तभी संभव हो सकेगा जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता और लैंगिक जैसे
उसमें पहले चैप्टर में इतिहास में पढ़ाया गया था कि लड़के और स्त्री और पुरुष, इसके अंदर भेदभाव नहीं रहेगा, उनको भी बराबर का दर्जा दिया जाएगा। और स्त्री भी अगर जितना काम, जितने घंटे काम वो कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं, इतने ही स्त्री भी कर रहे हैं, तो उनको भी इतना ही वेतन मिले, इतना ही पैसा मिले। तो निर्धनता का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे देश के मुख्य लक्ष्य के रूप में सामने खड़े हैं। सामने खड़े का मतलब है कि हमारा जो है देश जब भी तरक्की कर पाएगा, हमारे देश की जो निर्धनता है, गरीबी है, वो जब भी दूर हो पाएगी जब सभी गाँव में, सभी जगह शिक्षा का प्रावधान होगा, सभी शिक्षित होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश तभी होगी। क्योंकि बिना पढ़ाई के, बिना शिक्षा के आदमी कुछ भी नहीं कर पा सकता, क्योंकि वो वैसे शरीर से मेहनत तो कर लेगा लेकिन उसे वैसा ज्ञान नहीं होता। और इसी कारण से परिवार में जो पहले से जो गरीबी चल रही है, वो आगे भी इसी स्थिति में जी रहा है। अगर वो परेशानी उठाकर अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए तो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो तो उसमें कुछ आगे अच्छा करेगी और वो आगे भी और बढ़ने की कोशिश होगी और हमारा जो देश है वो तरक्की पर पहुंचेगा। तो बच्चों, निर्धनता को भगाना है, यानी हमें मेहनत करनी है और अपने आप को भी सफल बनाना है और दूसरों को भी सफल बनाना है। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।